नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंच। आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो आज का विषय है हमारा वो है कि जो एग्जिट पोल आए हैं ये एग्जैक्टली कितने सही या कितने गलत होते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले चलिए एक नजर हम डाल लेते हैं कि एग्जिट पोल में डिफरेंट न्यूज चैनल्स या अखबार क्या बता रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां 230 सीटें हैं। तो अगर उसकी हम बात करें तो इंडिया टुडे जो है वो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें दे रहा है, जबकि बीजेपी को 140 से 162 सीटें दे रहा है। आपको बता दूं कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस, क्योंकि बाकी जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें किसी ने भी बीजेपी को इतने नहीं दिए हैं जितने कि इंडिया टुडे के सर्वे ने दिए हैं। और उसको लेकर एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें वहां के जो कर्मचारी हैं इस पर बात कर रहे हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा कि ये सही भी हो सकता है कि नहीं। एनीवे, तो एबीपी सी वोटर की बात करें तो 113 से 137 के बीच में कांग्रेस को दे रहा है, और जबकि बीजेपी को 88 से 112 दिए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ 109 से 125 और बीजेपी को 105 से 117 सीटें दे रही है। टुडे चाणक्य सिर्फ 74 सीटें दे रहा है कांग्रेस को, सिर्फ 74, और बीजेपी को वो 151 151 दे रहा है। भास्कर की बात करें तो 105 से 120 सीटें वो दे रहे हैं, और बीजेपी को 95 से 115 सीटें दी जा रही हैं। भास्कर दे रहा है तो राजस्थान के की तरफ चले जहां 200 सीटें हैं, तो वहां इंडिया टुडे उनको 86 से 106 सीटें दे रहा है, और बीजेपी को 80 से 100। एबीपी सी वोटर 71 से 91 दे रहा है, और 94 से 114 बीजेपी को दी जा रही है। इंडिया टीवी की बात करेंगे तो 94 से 104 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, जबकि 80 से 90 सीटें बीजेपी को जा रही है। टुडे चाणक्य 101 से लेके कांग्रेस को 101 दे रहा है और बीजेपी को 89 दे रहा है। भास्कर 85 से 95 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 98 से 105 दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है अगर हम इन सर्वे को सही मानते हैं तो। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां पे 90 सीटें हैं, वहां पर इंडिया टुडे ने कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी हैं और बीजेपी को 36 से 46 एबीपी सी वोटर 41 से 53 सीटें दे रहा है कांग्रेस को, और बीजेपी को 36 से 48 सीटें दे रहा है। इंडिया टीवी 46 से 56 सीटें दे रहा है कांग्रेस को, और बीजेपी को 30 से 40। टुडे चाणक्य 57 दे रहा है और बीजेपी को 33। भास्कर 45 से 55 सीटें कांग्रेस के पक्ष में बता रहा है, जबकि बीजेपी को 35 से 45। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में के भूपेश बघेल दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की दोबारा वापस सरकार आ रही है। तेलंगाना में इस बार बड़ा जबरदस्त खेल होने वाला है। टाइम्स नाउ बीआरएस को 37 से 45 और कांग्रेस को 60 से 70, और जबकि बीजेपी को 6 से 8। मतलब बीजेपी बिल्कुल बाहर है ही नहीं, खेल में ही नहीं दिखाई दे रही है। एबीपी सी वोटर 38 से 44 सीट दे रहा है बीआरएस को, कांग्रेस को 49 से 65 और बीजेपी को 5 से 13 के बीच में कहीं वो बता रहे हैं। इंडिया टीवी 31 से 47 सीटें दे रहा है बीआरएस को, और कांग्रेस को 63 से 79 और बीजेपी को 2 से 4। टुडे चाणक्य 33 दे रहा है बीआरएस को और कांग्रेस को 71 और बीजेपी को 7। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के जो मुकाबला हो रहा है वो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है कम से कम 3 राज्य जीतने जा रही है, ऐसा लगता है अगर ये हम इन सर्वे की बात करें तो। बहरहाल अभी हम इस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने उनका विचार क्या है। उन्होंने खूब सर्वे किया, उन्होंने खूब दौरे किए हैं, चप्पा चप्पा छाना है। तो इस पर हम अभी बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट पोल्स पर, जो डिफरेंट चैनल्स ने किए हैं, और सभी के जो
जो आंकड़े जो बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, जो उनका अनुमान है, और एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि ये जो एग्जिट पोल है एक्चुअली क्या है, ये क्या वाकई सच है, ये झूठ है। लाखों लोग वोट देते हैं और एक सैंपल सर्वे किया जाता है, सैंपल होता है कुछ हजार लोगों का, उस बिना पर वो एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इसमें ऐसा होगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ को लेके बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने लगभग राय छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है, कहीं नहीं बन रही है, तो इसके बारे में उनकी क्या राय है। जी पूरन जी, आप बताएं। जी नमस्कार फिरोज भाई। हम लोग चुनाव के समय से जो देख रहे हैं, जो चुनाव प्रचार का जो ट्रेंड रहा है इस बार, वो लगातार बहुत ज्यादा दौरे हुए हैं केंद्रीय मंत्रियों के, और अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे हुए हैं। और उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक अपनी लीडरशिप को प्रोत्साहन देने के बदले, एक लीडर को सामने रखने के बदले, उन्होंने ये कहा था कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसका निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान हुआ है। और भाजपा ने चूंकि सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई लीडर प्रोजेक्ट नहीं किया उस तरह से छत्तीसगढ़ में, इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा की वैसी कोई माहौल या एज बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। और अगर हम अलग अलग जगहों पे बात करें, तो छत्तीसगढ़ के कोंटा से लेकर के इधर बिलासपुर तक के जो बातचीत मेरी जहां जहां पर भी लोगों से हुई, वहां मैं गया जहां जहां पर भी, और उसमें जो चीजें सामने आई, तो उसमें ये लगता है कि एग्जिट पोल जो है वो कुछ ऐसा बैलेंस करने की कोशिश की है उन्होंने। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त तो दिखा रहे हैं वो, लेकिन साथ साथ भाजपा को भी काफी बढ़त दिखा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है इसमें शायद फर्क पड़ेगा भाजपा की सीटें जो है। और इस बार एग्जिट पोल में रेंज भी उन्होंने काफी बताई है, 10 या 12 15 सीटों का प्लस माइनस दिखा रहे हैं वो, हर एग्जिट पोल जो आ रहा है उसमें। जबकि इतना ज्यादा अंतर बताएंगे तो फिर एग्जिट पोल का मतलब ही क्या हुआ, उसको नियर अबाउट तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसमें इस बार मुझे लगता है कि असली नतीजे तो अपन 3 तारीख को ही देख पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो और जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्योंकि ग्रामीण जनता कर्ज माफी वाले मुद्दे को लेकर के, 200 यूनिट तक के बिजली फ्री वाले मुद्दे को लेकर के, और महिलाओं के लिए गैस में 500 रुपए में उपलब्ध छूट सब्सिडी देने के मुद्दे को लेकर के, इन चीजों का भाजपा के घोषणा पत्र में जवाब नहीं है। भाजपा जो है वो कह रही है कि हम बीपीएल कैटेगरी की महिलाओं को गैस में 500 रुपए की छूट देंगे। तो उस तरह से वो जो सभी महिलाओं के लिए जो कांग्रेस छूट देने की बात कर रही है, उस मुद्दे पर भाजपा नहीं है सामने। और जो महतारी योजना के नाम पे भाजपा ने शुरू किया, और कांग्रेस ने जो लक्ष्मी योजना के नाम से, गृह लक्ष्मी योजना के नाम से शुरू किया, तो वो दोनों स्कीमें जो है वो रिलायबल, लोग कांग्रेस की स्कीम को ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि पिछले ऋण माफी वाली योजना का कांग्रेस ने ईमानदारी से पालन किया और तुरंत लोगों को उसका लाभ मिला। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार लोग जो है वो व्यक्तित्वों को, मुद्दों को, पार्टियों को छोड़ करके, जो घोषणा पत्र में जो वायदे हैं, जो योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर बेनिफिट की योजनाएं हैं, उसको लेकर के लोग ज्यादा उत्साहित हैं, और वोटर्स मुझे लगता है उस ट्रेंड पे ज्यादा वोट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि परिणाम हमको इसी के मुताबिक देखने को मिलेंगे। और ज्यादा जगहों पे कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिख रही है। और जो कुछ अन्य जगह हैं जहां पर जैसे रेणु जोगी जी की सीट है, या कोंटा में जो सीट है, कोंटा की जो सुकमा की सीट है, वहां पर हमको कुछ अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और ठीक ठीक बाकी ठीक 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 है पूरन जी। मैं आशु जी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो बिजली, स्वास्थ्य, इस तरह की योजनाएं लेके वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं दिल्ली में, क्या ये कार्ड छत्तीसगढ़ में भी चलेगा? जैसा अभी पूरन जी ने बताया कि जो उन्होंने योजना बनाई, 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त होगी, ये सब आपको लगता है ये होगा? आशु जी। जी जी, डेफिनेटली हुआ ये। अब अगर आप देखें पिछले चुनाव जो हुए हिमाचल, तो वहां जो कांग्रेस जिस तरह से आई, कर्नाटक में वगैरह वगैरह, है ना, कांग्रेस वही भ्रष्टाचार, मतलब पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार की बात कर्नाटक में कर रही थी। और क्या हाल हुआ वो आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह की योजनाएं, और फिर मोदी सरकार के कार्यकाल में एक बात तो रही है ना, महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है। अगर आप मतदाता की जेब में पैसे डाल रहे हैं किसी तरह से,
जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में बस का खेल किया, तो आप जो मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई सब्जी से लेके और हर चीज की, उसमें कुछ आपने राहत दी। तो उस एंगल से देखेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि अब गैस का ही मान लीजिए, गैस की योजना आप कह रहे हैं साहब आपने बड़ा भारी काम कर दिया है, गैस हर महिला को दे दिए, चूल्हे से आपने मुक्ति दिला दी है, लेकिन महिला खरीदने की स्थिति में नहीं है। अब जब रिफिल करना ये मुश्किल है। हाँ ठीक है। रहा है और राजस्थान में वो दिख रहा है, राजस्थान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। आप भाषण दे रहे हैं, फिर आप पिछले 9 साल में आप देख लीजिए, केंद्र सरकार के चुनावी भाषण शुरू हो जाते हैं, हर सूबे का चुनाव आ रहा है तो सौगातें शुरू हो जाती हैं, और पीएम के दौरे शुरू हो जाते हैं, और फिर पीएम 5 साल तक आराम करते हैं। अब वही आप इन 5 साल बाद देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर पिछले 1 साल से पीएम सक्रिय हैं। पहले सरकारी तौर पर दौरे हो रहे थे, और उसके बाद इन सभी राज्यों में 40 चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 40 से ज्यादा सभाएं की, और लगभग 4 राज्यों में आंध्रा, वो क्या कहते हैं उसको जोड़ के, तेलंगाना को छोड़ के 4 राज्यों में लगभग न कितने शहरों में उन्होंने रोड शो किए। ये बात दीगर है कि पूर्वोत्तर के एकमात्र राज्य में पीएम साहब नहीं गए, जबकि वहां पर भी 40 विधानसभा वाली जगह पर भाजपा 23 जगहों पर चुनाव लड़ रही है, यानी सरकार बनाने का वहां पर भी दावा है, वहां तो बहुमत 21 में मिल जाना है, वहां पीएम गए नहीं। एक बात बताइए आप, ये जो सर्वे हैं, हम सभी लोग बहुत समय से लगभग 35 से 40 साल तक हम लोग जर्नलिज्म से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और हमने इलेक्शन भी कवर किया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ये जो सर्वे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आज की तारीख में जो अमूमन आरोप लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि तमाम जो है वो बिक गए हैं, एक नया वर्ड शुरू हो गया है कि गोदी मीडिया, तो क्या आपको लगता है कि जो चैनल्स हैं ये बड़े संभल के कि एकदम इस तरह से ना ही दिखाया जाए, और सब कह रहे हैं कि भाई जी चैनल की दिक्कत क्या है कि उनकी टीआरपी उनका वगैरह वगैरह, चैनल नहीं है, इवन अखबार भी है लेकिन अगर आप अखबार के जमाने से अगर इसको तुलना करें, पूरे जो आ रहा है सिनेरियो है ना, चैनल में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सिनेरियो आ रहा है उसमें आप ये देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल कहीं पीछे बैठा हुआ है, बैक सीट पे बैठा हुआ है। आप हर जगह पर देखिएगा कि चाहे वो मिजोरम में देखिए, या तो उलटफेर हो रहा है क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में, और अगर नहीं हो रहा है तो कांग्रेस किंग मेकर बन रही है। ये आपको सर्वे बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अब हम लोग अखबार में बड़ी ढंग से चीजों को प्रेजेंट कर लेते थे, अब नया दौर है कि वो वहां पे गए हैं, ब्रेकिंग न्यूज, मतलब डेप्थ तक नहीं जाते हैं। अब इसी तरह आप आंध्रा में वहां पे देख लीजिए, तेलंगाना में ये साफ है कि बीजेपी नहीं है दौड़ में है, और सत्ता परिवर्तन कांग्रेस आ रही है। भाई तो मोदी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, और जगह जगह आप जनसभा कर रहे हैं, और कांग्रेस को लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने मोदी जी मतलब हो जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियों को अपना एक अस्तित्व है जो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। कौन सी राज्य में, अच्छा हमने तो टीवी की बात कर ली, अखबार की बात कर ली, अब मैं राजेश जी के पास जाऊंगा जो डिजिटल मीडिया से ही जुड़े रहे हैं 15-18 साल से, और उनसे जब आज बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि डिजिटल ट्रेंडिंग जो है वो क्या बोल रही है। तो राजेश जी इस पर आप बताइए कि सर्वे तो हमने देख लिया सबका, और लेकिन आपके हिसाब से चूंकि आप डिजिटल मीडिया से जुड़े रहे हैं, ये डिजिटल ट्रेंडिंग में क्या बताया जा रहा है, ये आप बताइए। नमस्कार फिरोज जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, डिजिटल ट्रेंडिंग पे जो चर्चा चल रही थी आपसे, मैंने ये एक्सपेरिमेंट 2012 के बाद से निजी तौर पे करना शुरू किया था, और 2014 में जब भास्कर के इलेक्शन डेस्क पे था मैं डिजिटली, तो उस वक्त मैंने ऑब्जर्व किया था, और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने एक ट्रेंड देखा, तो मैंने अपनी टीम के जो साथी लोगों से थे, तो मैंने कहा यार
जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से तो बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करेगी। तो साथ के जो लोगों ने बोला था कि आधार बताओ, किस आधार पर आप अपनी बात कह रहे हो, तो मैंने एक चीज देखी, जो टर्म था मोदी जी का, वो पहली बार मुझे मतलब 6 महीने के अंदर, मतलब आप अ, दो इलेक्शन से 6 महीने पहले और इलेक्शन के बाद तक, मतलब जिस दिन वोटिंग है उस तक मान लीजिए, और जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो 20 टर्म था, मतलब मार्च और उसका महीना था। मैंने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं है। फिर मैंने वो निकालने की कोशिश की, ये एक्चुअली ये बन कहाँ से रहा है। तो मैंने देखा कि वो जो हिंदी बेल्ट है पूरे अपने, उसके आसपास से बन रहा है। वो पूरे ऑल इंडिया नहीं बन रहा है, वो जो हिंदी बेल्ट है ना उस पे बन रहा है। फिर माहौल धीरे धीरे बन ही रहा था, मीडिया में भी और तमाम तरह की चीजें, और ये जब वो राजन जी, सही निकला उसके हम बाद। हम आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं कि हम्म, ये जो सर्वे आया है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो हाँ, डिफरेंट एजेंसीज हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ उससे क्या मैं उसी पे उससे आ रहा क्या डिजिटल ट्रेंडिंग में थोड़ा सा आपको कहीं फर्क दिखता है कि वो हूँ भी मैं उसी वैसे पे ही? आ रहा हूँ जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना कि डिजिटल ट्रेंड सिटी से ज्यादा आ रहे हैं, देहात की स्थिति क्लियर नहीं मालूम हो पा रही है। तो जी छत्तीसगढ़ पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उसके आसपास है, मतलब जो एग्जिट पोल में बताया गया है उसके आसपास है। मतलब कांग्रेस को एज है, और एक जो तीनों स्टेट में, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इस पे एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा, जो अभी आप लोग चर्चा में कर भी रहे थे कि नेशनल लीडरशिप अपने आप को पूरे इलेक्शन में फोकस कर रही है। बीजेपी के लोकल नेताओं को लगभग मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी साइड करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये 2019 नहीं है। मोदी जी का जो कद 2019 में स्टेट में दिखता था, जो ट्रेंड दिखता था ना, उसमें 50% का ग्राफ नीचे हुआ है। मतलब कल अगर 50 लोग या 60 लोग 2019 में मोदी जी के साथ दिखते थे डिजिटली, तो वो गिर के डाटा 25 पे आ गया है। वो खत्म नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन वो 25 पे आ गया है। ये बड़ी तो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उनका जो जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो लगभग आधा हो हम्म, गया है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। और क्योंकि वो आधा हो गया। आपने कहा है कि पूरा पूरा इलेक्शन, चाहे आप छत्तीसगढ़ हम्म, ले लें, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लें, चाहे राजस्थान ले लें, राजस्थान में आप देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दरकिनार कर दिया गया है। उधर आपके मध्य प्रदेश में चौहान साहब को किनारे कर दिया गया है और मोदी के फेस पे ही लड़ा गया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इनका जो ग्राफ है, लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो लगभग आधा गिर गया है, तो ये बड़ी ही बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक चेहरे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो ये बड़ी ही उनके लिए चिंता की बात है। अब मैं दोबारा आप पूरन जी आप पर आऊंगा मैं। जी बघेल क्या वहां पर आपको लगता है कि बघेल की अभी भी वहां पे अच्छी खासी पकड़ है, और उन्होंने जो नीतियां जो तय की हैं, जो उन्होंने बनाई हैं, जो लागू की हैं, उसका जादू चलेगा? जी भूपेश बघेल मुझे लगता है कि पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहे। मुझे लगता है कि वो 5 साल तक लगातार दौरे करते रहे, लगातार अपने ऐसे चीजों को लेकर सामने आते रहे जिससे जनता ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट हो। तो उसमें एक तो बहुत बड़ा सवाल जो चीजें थी वो खेतों से, किसानों से, कृषि से जुड़ी हुई चीजें थी। एक तो वो था। दूसरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ के जो पुराने त्योहार जिनको लेकर के पिछली सरकारें ज्यादा संवेदनशील नहीं थी, उसको लेकर के वो एक कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा को भी इन मुद्दों को पे आना पड़ा, इस ट्रैक पे आना पड़ा। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि अभी कांग्रेस के इस चुनाव में भाजपा ने जो 5 मुख्य नारे सामने रखे, उन 5 नारों में से 3 नारे उसने छत्तीसगढ़ी में रखे। जबकि कांग्रेस, इसके पहले भाजपा का वैसा नहीं होता था, वो हिंदी में ही नारे रखते थे। इस बार उन्होंने आपकी बदलबो करके नारा रखा, और भाजपा आई करके, वो जो नारे उसके हैं वो हिंदी में कांग्रेस नहीं आए, भाजपा के नारे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी में आए। और कांग्रेस ने एक बहुत ही बढ़िया नारा भी दिया है इसमें, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, ये वो तो शुरुआती नारा है, वो कांग्रेस के देने के पहले का है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से वो नारा चल रहा है, अजीत जोगी के जमाने से चल रहा है, रमन ने भी उसको कंटिन्यू किया। तो वो तो है। लेकिन
इनके समय में ये जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत जो इन्होंने भूपेश बघेल के समय चालू हुआ, और एक छत्तीसगढ़ी माता की जो एक तस्वीर जो एक मूर्ति के शेप में जगह जगह अब मूर्तियां लग रही हैं छत्तीसगढ़ माता की, महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से। तो एक तो वो फैक्टर हुआ जो सीधे आम जनता को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा वो भूपेश बघेल के जो दूसरे धार्मिक क्रियाकलापों में भी वो पूरी तरह सक्रिय रहे। उन्होंने कोई मोर्चा भाजपा के लिए छोड़ा नहीं। उनको एक तरह से लगा कि भाजपा इधर आ सकती है, तो उन्होंने राम वन गमन मार्ग करके उस तरह से उन्होंने एक धार्मिक पर्यटन की सर्किट बनाने की पूरी योजना रख दी सामने। सड़कें उसी हिसाब से बन रही, मंदिरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। जो अपन उज्जैन में देखते हैं, इलाहाबाद में देखते हैं, वो सब कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी करने की उनकी योजना है। दंतेवाड़ा में गया था अभी मैंने, दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला, वहां दंतेश्वरी मंदिर के इर्द गिर्द भी काफी विकास कार्य बड़े पैमाने पे चल रहे हैं कि एक साथ 5 लाख भक्तों को कैसे ट्रीट किया जाए। तो सब वो पैटर्न जितने मोदी जी के जितने तरीके फंडे थे, जो कुछ सेंट्रल में भाजपा कर रही है, वो सब कुछ जो है यहाँ पर ये अपने तरीके से छत्तीसगढ़िया रंग में भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो इस तरह से भाजपा को उन्होंने एक तरह से कहीं पर भी क्रेडिट लेने का या कहीं पर भी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो ये जो तरीका था उनका इलेक्शन मोड में आने का पूरी तरह से, ये थोड़ा सा भारी पड़ा भाजपा को। अब नतीजे तो कल आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन कुल आपको मिलाकर के लगता है ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, और जी तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस है क्या कांग्रेस की, अगर बीजेपी फिर से हिंदू कार्ड खेलेगी, पोलराइज कर देगी, तो उसको लाभ हो सकता है, इसलिए हम भी थोड़ा बहुत हिंदू कार्ड खेल लें। इस बारे में बिल्कुल। मैं आशु से जानना चाहूंगा। आशु, आपको क्या लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व, जैसा आपने देखा कि फिरोज राहुल साहब एक गांधी बात भी बड़ी मंदिर जाके वहां पर दंडवत हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आके, तो आपको क्या लगता है ये इसमें चलेगा, इस बार क्या चलेगा? हम लोग महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, धंधे चौपट हो गए, क्या चलेगा ये? पीएम तो इस बार राम भरोसे हैं। उनको लगता है कि 21-22 जनवरी को कब वो वहां जाएंगे, बैठेंगे और पूरा देश राम में हो जाएगा। लेकिन मुझको ऐसा नहीं दिखता। हिमाचल जहां मुसलमान है नहीं, वहां कितने हराया? मुसलमानों ने हराया, हिंदुओं ने हराया ना। जी जी जी। कर्नाटक में क्या मुसलमान इस स्थिति में है कि बिना हिंदुओं के साथ लिए मोदी जी को हरा देंगे? ये हिंदुस्तान है भाई, फिरोज भाई। ये जी पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी पार्टी को मुसलमान नहीं हरा सकते, हिंदू ही हराएंगे। और जो 19 में नहीं था वो दौर दिख रहा है। हिमाचल की हार, मोदी जी हिमाचल में कह रहे थे कि इस बार जो परंपरा है वो टूटेगी, नहीं टूटी। और आज स्थिति ये है कि राजस्थान में परंपरा टूटती दिख रही है, मुकाबला कड़ा है मोदी जी के सामने। तो जो अभी आपके सोशल मीडिया या मतलब डिजिटल मीडिया के जो मित्र थे हमारे, जो बता रहे थे, तो ग्राफ कितना नीचे आ रहा है। जी इस जी। राजस्थान में परंपरा के नाम पर, जो रिवाज है उसके नाम पर मोदी जी को वैसे ही मिल जाना चाहिए था। वहां जो आंकड़े, मतलब जो एग्जिट पोल है, वो बता रहा है कि मोदी जी आसान नहीं है रहा। यानी कि वो जो हिंदुत्व का जो खेल है, जिसमें वो सो रहे हैं कि हाँ राम में हो जाएगा पूरा देश, ऐसा होता तो कर्नाटक में तो हनुमान चालीसा ही चल रही थी। जी 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 जी। और वो क्या वो नकाब वाला क्या है, मतलब आप लोगों के, मतलब एक वो होता है, वो उसमें मुकदमे चल रहे थे। पूरा जो सांप्रदायिक माहौल था 2006 में, जिस भाजपा ने इसी, मतलब उमा भारती जी का देन थी 2006 में कर्नाटक में भाजपा को पहुंचाने की, क्या कहते हैं, ईदगाह थे। तो वहां भाजपा की हालत क्या हुई? मोदी जी के जो जो हिंदुओं के सबसे बड़े सम्राट हैं, नहीं, उमा भारती हिंदुओं के ने तो सबसे बड़े सम्राट जो हैं, अभी हाल तो ही क्या उनको में मुसलमान हरा रहे हैं, हिंदू हरा रहे हैं ना? मध्य तो प्रदेश में चुनाव होने के पहले, मतदान के पहले, उमा भारती ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने पूरे जी जो जी लोधी समाज से वो आती हैं, उन्होंने उनसे अपील की कि बीजेपी के बहकावे में ना आए आप,
ये उन्होंने बात की यहाँ पर। जी, राजेश जी, वो तो मैं आपसे लगातार एक बात जानना चाहता हूँ। राजेश जी, हमारा समय भी खत्म हो रहा है। राम मंदिर जिसका उद्घाटन शायद जनवरी में होने वाला है, क्या आपको लगता है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसके नतीजे अगर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहा है, वहां पर क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा? राजेश जी, आप बताएं इस पर, छोटे बहुत ही राम संक्षिप्त। मंदिर, देखिए जो नतीजे की बात है, पहले नतीजे पे मैं 2 लाइन बोल लूं। मध्य प्रदेश में डिजिटली देखूं तो बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा, मतलब 84 83 ऐसे मानिए। जी जी जी। और ऐसे में जो काउंटिंग होगी ना, वो काउंटिंग में डीएम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कितना निष्पक्ष रह पाता है, ये खेल होता है। होता क्या है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो कांटे की टक्कर में कुछ फायदा लेना चाहता है। ये मैंने बिहार में देखा है। यूपी में कुछ लोगों ने मुझे बताया है, जब वो कुछ सीटों पे उन्होंने बताया था खेल क्या हुए थे, लेकिन मैं उसको कहूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। अमूमन ये होता है कि जहां कांटे की टक्कर होती है वहां सत्ताधारी दल अपने अधिकारियों के माध्यम से कुछ खेल करने की कोशिश करते हैं। जहां पे 500 का अंतर हो, 1000 वोट का अंतर हो, उसमें जो राजस्थान वाली बात आप कह रहे थे, हिंदुत्व वाली बात, उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि देखिए, राजस्थान में अगर कांग्रेस आ रही है ना, तो उसमें एक बड़ा रोल चिरंजीवी योजना का होगा। मैं केवल आपको एक डाटा बताऊंगा। पिछले 6 महीने में राजस्थान के 27 मिलियन लोगों ने गूगल पे आके चिरंजीवी योजना खोजा है। 27 मिलियन, मतलब वो आए और उन्होंने चिरंजीवी योजना क्या है उसको खोजा। उसमें से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये जानने की कोशिश की। अब इसको अगर आप मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करें कि वो सब तक योजना नहीं पहुंची, सबने उसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आदमी बीमार पड़ेगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा। तो अगर मैं मान लूं कि चलो 20% भी लाभ लिए हैं या कांग्रेस उनको कुछ लाभ देने पाए, तो वो आदमी जिसको 5 लाख 10 लाख का इलाज मिल गया, वो मान के चलेगा कि सरकार ने मेरे लिए कुछ किया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा मनमोहन सिंह की मनरेगा योजना थी। ये ठीक वैसा है जैसे पीएम आवास है, या जो किसानों को 6,000 रुपये मोदी जी देते हैं किसान निधि को भी। देखिए, जब मोदी लहर की बात आप करते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते। मोदी लहर की मतलब होता है कि एक तो मोदी जी का ब्रांड नेम, ऊपर से जो लाभार्थी योजना है वो, और तीसरा जो अभी फैक्टर आपने हिंदुत्व बोला, राम लहर। लोकसभा अगर बीजेपी हार जाती है, मान लीजिए कि 5 में से बीजेपी एक जगह आई और बाकी जगह कांग्रेस या दूसरे दल, तो बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें वो संसद में लेके आए जो पूरे देश में इफेक्ट करे। लेकिन जो राम लहर की बात है, क्योंकि मैं अभी यूपी में बैठा हूँ, देखिए ये मुद्दा ऐसा है जो यूपी में तो इम्पैक्ट डालेगा 100%, और ध्रुवीकरण भी होगा। लेकिन जो इंडिया है, जो विपक्षी पॉलिटिक्स है, उन्होंने जो एक कार्ड पकड़ा है कास्ट वाला, जो जाति जनगणना की, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि जब राम वाला हिंदुत्व कार्ड खेले बीजेपी, तो हम जाति वाला कार्ड आगे बढ़ाए। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखिए ना आप, बीजेपी 18 साल से शासन क्यों कर रही है? मध्य प्रदेश बीजेपी शासन इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसने एक तरफ अपने वो सारे हिंदुत्व वाली चीजें की, आरएसएस की जड़ वहां बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है, और दूसरा ओबीसी सीएम रखा। जी मध्य जी। प्रदेश में बीजेपी का चलना मतलब ओबीसी सीएम, और कांग्रेस इस चीज को आज तक समझ नहीं पाई। वो दिग्विजय और कमलनाथ में ही उलझी रह गई, या ये कह लीजिए कि दिग्विजय और कमलनाथ ने कांग्रेस को आगे सोचने ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश का इलेक्शन कांग्रेस को बहुत आराम से निकालना चाहिए था, क्यों नहीं निकाल पाए आप? मतलब क्यों टक्कर में मुकाबला लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि आप युवा फेस नहीं दे पा रहे हो, आप ओबीसी फेस नहीं दे पा रहे हो। मतलब दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स जो थी वो 10 से 15 साल पहले बहुत स्ट्रांग थी। कमलनाथ की पॉलिटिक्स सेंटर की पॉलिटिक्स है, स्टेट की पॉलिटिक्स उनकी बहुत कमजोर है। जब शिवराज वर्सेस आप कमलनाथ तुलना करेंगे डिजिटली, तो शिवराज बहुत आगे हैं आज। शिवराज की पॉपुलैरिटी कमलनाथ से बहुत आगे है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी राजस्थान में ठीक ठाक है, मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर है।
अगर वो बीजेपी हार जाती है इलेक्शन, तो ये मानिए कि सेंटर पॉलिटिक्स की जो दिल्ली की जो राजनीति है वो हरवा रही है वहां बीजेपी को मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह नहीं हरवा रहे हैं। जी, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन था, और आपने सुना कि लोगों की क्या राय है, यहाँ पर पत्रकारों की क्या राय है, जिन्होंने फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग की, वहां पर देखा और जाना परखा, लोगों से बात की, इसका नतीजा क्या होता है, कौन कितना सही है, सर्वे कितना सही है, कितना गलत है, ये हम सबको कल पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।